डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र प्रश्न पत्र 2025 जो कि पिछले सत्र हुआ था और आगामी परीक्षा के ध्यान में रखते हुए जो कि वार्षिक परीक्षाएं हैं 7 फरवरी से प्रारंभ होने वाली हैं, इसलिए हम पुराने प्रश्न पत्रों को बड़ी गंभीरता से पढ़ के जाएं ताकि जो प्रश्न रिपीट होते हैं, क्योंकि अधिकांश पेपर पुराने प्रश्न पत्रों से आता है, इसलिए उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके नंबर बढ़ सकें और आप एक अच्छी परसेंटेज के साथ उत्तीर्ण हों। और जो छात्र और बेहतर कर सकते हैं उनको 75% बनाने पर 25,000 रुपये का सरकार द्वारा इनाम भी मिलता है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपकी रणनीति कैसे हो कि हम ये जो समय कम बचा है एक बेहतर परसेंटेज बनाएं और 75% तो हम आसानी से बना पाएँ। तो आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सत्य असत्य के बारे में हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से होता है। तो यह कथन असत्य है। प्रबल जाति का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में कौन सी जाति सबसे ज़्यादा पावर में रहती है, यानी कि जो समाज के कोई संगठन है या फिर राजनीतिक संगठन है या फिर आर्थिक क्षेत्र में, उनमें किस जाति की प्रमुखता अधिक है। तो इसका संबंध उच्च जातीय नहीं होता है। कोई भी जाति जो उस क्षेत्र में ज़्यादा पावरफुल होगी वह प्रबल जाति कहलाएगी। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो यह कथन सत्य है। राजा राम मोहन राय, इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया था। इसके अलावा एकेश्वरवाद के बारे में इन्होंने खूब चर्चा की थी कि जो पाखंड है, जो कुरीतियाँ हैं, उनको समाप्त किया जाए, स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है उसको सुधारा जाए एवं राष्ट्र के प्रति सभी लोग सजग रहें और आधुनिक शिक्षा से जुड़कर देश को आज़ाद कराने में सहायता करें। फिर आता तीसरा प्रश्न, ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था संवैधानिक रूप से प्रारंभ की गई थी, उसमें सरपंच का जो निर्वाचन है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि आप उस व्यक्ति को डायरेक्ट वोट देते हैं, इसलिए यह निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ध्यान देना इसका। यानी तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। फिर है आपका चौथा, भारत में उदारीकरण की नीति का प्रारंभ सन 1991 में हुआ। तो हमने पढ़ा है कि 1991 में LPG की नीति आई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर है पाँचवा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य विज्ञापनों पर अधिक निवेश करके उपभोक्ताओं में वृद्धि करना है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वह बहुत अधिक प्रचार में खर्च करती हैं, एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती हैं। आप लोग देखते होंगे ना, जो टीवी में कोई मूवी आती है या फिर कोई सीरियल आता है तो उसके बीच में 5-10 मिनट का बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं वो, तो लोग उसको देखते रहते हैं। हम लोग यूट्यूब चलाते हैं तो बीच बीच में ऐड आता है। तो वो ऐड क्यों आता है, ऐड से क्या फ़ायदा है? उस ऐड से जो प्रचार देखते हैं लोग, उनसे उन कंपनियों का प्रचार होता है, उनकी जो सामग्री है उससे प्रचार होता है। जैसे आप बोरोप्लस का देखते होंगे, या फिर कोई जैसे फॉग चल रहा था, वो आता था ना, आपके देश में क्या चल रहा है तो बोलते फिलहाल फॉग चल रहा है। तो ऐसी जो कंपनियां हैं, ये अपने जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए ये बहुत अधिक खर्च करती हैं प्रचार में। प्रचार में खर्च करेंगे तो फिर लोग ऑटोमेटिक उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, भले ही उसमें क्वालिटी ना हो फिर भी लोग उसको ले लेंगे, मार्केट जाएंगे, उनको वो वस्तु दिखेगी, क्योंकि वो दिमाग में उनके बहुत बार गया है कि फॉग ही चल रहा है, यही ही बेस्ट है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए विज्ञापन बहुत अधिक दिखाते हैं ताकि लोग यानी उपभोक्ता में वृद्धि हो जाए, उनके खरीदार बढ़ जाएं। तो ये पांचवा क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। फिर है आपका छठवां, इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था है उसमें कंप्यूटर तो सबसे पहले है भैया, आपका मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है थोड़ा सा। तो ये भी जैसे
कुछ भी हम डिजिटल चीज़ें करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें करते हैं, तो जैसे कि एटीएम है, या फिर हम कंप्यूटर से कोई भी सारे काम कराते हैं, चाहे वो ऑनलाइन काम हो या फिर आपके फ़ोटोकॉपी हो, या फिर ऑनलाइन मीटिंग करनी हो, या फिर ऑनलाइन कुछ काम करने हो, एक वर्क फ्रॉम होम करना हो, यानी घर बैठे कोई काम करने हो ऑफिस के, तो कंप्यूटर तो उसमें महत्वपूर्ण है ना। तो योगदान है उसका, योगदान नहीं है वाला एक क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर चर्चा करें। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। तो मौद्रिक नीति क्या है? तो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई नीति होती है जिसमें जो पैसा है उसको कैसे मार्केट में लाना है, कैसे महंगाई को कम करना है, कैसे लोगों को रोजगार दिलाना है। क्योंकि अगर मार्केट में पैसा अधिक होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ों को खरीदेंगे, तो डिमांड और सप्लाई वाला जो रूल है वो काम करने लगता है। तो मौद्रिक नीति बैंक द्वारा बनाई गई ऐसी नीति होती है जिसके द्वारा मार्केट को बैलेंस किया जाए, मुद्रा की कीमत को डिसाइड किया जाए, और जो मुद्रा और साख संबंधी चीज़ें हैं, साख मतलब आपको कैसे बैंक ऋण देगा, ये होती है आपकी साख, जिसको क्रेडिट बोलते हैं ना, कि किसान क्रेडिट कार्ड होता है, वो भी किसान का एक साख डिसाइड करता है कि आपको कैसे मिलेगा लोन। तो आप अपने खेत का कुछ पट्टा ले जाएंगे और वहाँ दे देंगे, तो इससे साख बन जाती है। तो मुद्रा और साख को डिसाइड करने की नीति जो है वो है मौद्रिक नीति। फिर आपका भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका अध्यक्ष का नाम होगा, एक मिनट, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम होगा आपका बीपी मंडल। एक मंडल आयोग बना था, पिछड़ा वर्ग से संबंधित था, वो 1979-80 बना था। उस समय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उसके अध्यक्ष थे। तो फिर तीसरा, भारत में आज़ादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो कृषि क्षेत्र में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी, यानी कि किसी एक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति होता था, जो जिसके पास बहुत अधिक ज़मीन होती थी, वो पूरे गांव की खेती से संबंधित मामलों को देखता था और वो टैक्स भरता था अंग्रेज़ों को, और टैक्स वसूलता किससे था? वो किसानों से वसूलता था। सैटेलाइट इन्वेंशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं MC भट्ट। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, याद ही रखना पड़ेगा आपको। मीडिया को लोकतंत्र का पहरेदार किसने कहा? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम का नाम क्या है? तो गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम है, ताकि गंगा की सफाई हो सके। फिर आपका शोषित महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का नाम क्या है? तो ये वो है राष्ट्रीय महिला आयोग। यानी महिलाओं के साथ कभी अन्याय या उनका शोषण होता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की जा सकती है, और राष्ट्रीय महिला आयोग उसकी सुनवाई करेगी ताकि महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार ना हो। फिर है आपका अगला प्रश्न जिसमें सही जोड़ी बनानी है। हिंदू विवाह अधिनियम ये कब हुआ? 1955 में आया था ये। यानी हिंदुओं के विवाह किस तरीके से होंगे, या फिर क्योंकि पहले उनकी उम्र भी डिसाइड करनी होती है कि लड़का लड़की की उम्र क्या होगी। इसके अलावा संपत्ति से संबंधित कुछ जो हिंदू कोड बिल था उसमें महिलाओं को संपत्ति का क्या आधार रहेगा, ये भी हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल था। फिर आपका सांस्कृतिक पहचान। तो सांस्कृतिक पहचान कब होती है? जब सामुदायिकता की भावना होती है इंसान में। यानी किसी एक व्यक्ति की संस्कृति थोड़ी होती है, किसी समुदाय की संस्कृति होती है। जैसे कि भारत की संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, ऐसे इस तरीके से। फिर आपके ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले इन्होंने
स्त्री की शिक्षा के लिए बहुत काम किए हैं और समाज सुधार कार्यक्रमों में इनका योगदान रहा है। तो इनका समाज सुधार आंदोलन से जुड़े हैं। फिर है सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत किसने करवाया? राजा राम मोहन राय ने, है ना। विलियम बेंटिक उस समय वायसराय थे जिन्होंने इसको बंद किया था। सती प्रथा, सती प्रथा क्या है? मतलब जो किसी स्त्री का पति यदि खत्म हो जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। यह एक बहुत बड़ी कुरीति मानी जाती है, जिसको राजा राम मोहन राय ने इसका खूब विरोध किया। तब जाके इसको शांत कराने में, इस प्रथा को अंत करने में सफलता मिली थी। फिर आपका जमींदारी उन्मूलन। तो उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, यानी जमींदारी प्रथा को समाप्त कब किया गया? 1951 में, जैसे ही देश में संविधान लागू हुआ और नवीन जो शासन की स्थापना हुई, अंग्रेजों को भगा दिया गया, तो जमींदारी उन्मूलन हो गया। यानी जो टैक्स वसूलते थे अंग्रेजों के कहने पर जमींदार, वह प्रथा बंद हो गई थी। फिर है आपका वैश्विक संचार। तो वैश्विक संचार के लिए कौन करता है भैया? वो करता है फैक्स, ईमेल, टेलीफोन। संचार मतलब होता है बातचीत करना, एक दूसरे के संपर्क में आना। तो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन से कम्युनिकेशन तो होता ही ना, कोई पत्र भेजना हो, बात करनी हो, फ़ोन करना हो, ये सब होता है। फिर आपका 7वां है धारावाहिक की संगीतपूर्ण कड़ियाँ कहाँ मिलेंगी आपको? ये मिलेंगी सोप ओपेरा में। ओके। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, इसमें सही विकल्प को चुनना है। तो जाति का आधार क्या है? तो हम सबको पता है कि हमारे समाज में जाति का आधार जन्म को माना जाता है। यहाँ धर्म, कर्म, योग्यता का कोई आधार नहीं है। जो जिस जाति में पैदा हो गया, जहाँ जन्म ले लिया, वह उसी जाति का हो जाता है। फिर है आपका औद्योगिक समाज की विशेषता। तो औद्योगिक समाज में क्या होता है? जहाँ उद्योग होंगे अधिकतर, वहाँ विकसित बाजार प्रणाली हो जाएगी, वहाँ विकसित बाजार होंगे, मार्केट बहुत बड़ा होगा और मार्केट के आधार पर ही वहाँ की जो समाज होंगे वो उस तरीके से काम करते होंगे कि उनका काम सुबह से लेकर शाम तक उद्योग से संबंधित है। फिर आपका उपनिवेशवाद किस सोच का परिणाम है? उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई देश किसी अन्य देश में जाकर वहाँ पर अपनी सरकार चलाए और वहाँ के जो आर्थिक संसाधन हैं उनको खुद के उपयोग में पूरा उपयोग कर ले, यानी कि वहाँ का शोषण करे, चाहे वहाँ की ज़मीन हो, चाहे वहाँ के खनिज संसाधन हो, है ना। जैसे अंग्रेज़ों ने अन्य जगह, अन्य देशों में जा जाकर उपनिवेशवाद फैलाया। तो यह किसका परिणाम है? मानवतावाद का है, समाजवाद का है, साम्राज्यवाद का है, या फिर आतंकवाद का है? तो साम्राज्यवाद का ये परिणाम है। साम्राज्यवाद यानी कि कोई देश अपने जो क्षेत्रफल है उसको विस्तार करने की बात करता है कि हम अपनी देश की सीमाओं को बहुत दूर तक बढ़ा दें। तो ये होता है उपनिवेशवाद। मानवतावाद क्या होता है? मानवतावाद होता है कि हम किसी भी देश में रहें लेकिन हम पूरे जीव जगत के लोगों को, यानी पूरे विश्व के लोगों को मानव होने के नाते उनके सुख दुख को समझें। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद होता है कि जितने भी आर्थिक संसाधन हैं किसी देश के, उस पर सरकार का नियंत्रण हो और सरकार सबकी भलाई के लिए नीतियाँ बनाए और काम करे। आतंकवाद क्या होता है? तो आतंकवाद होता है कि भय और हिंसा से जब कोई समूह अन्य व्यक्तियों को धमकाकर, डराकर अपनी शासन पद्धति या अपनी विचारधारा को जबरदस्ती मनवाने के लिए काम करता है, उसको आतंकवाद बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है? नगरीकरण है। ओके। तो इस किसने कहा है ये? तो ये कहा है E.F. बर्गेल ने। इसको आप याद कर लें, कहीं रिपीट हो सकता है। E.F. बर्गेल। फिर आपका संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो ये की है M.N. श्रीनिवास ने। ठीक है। तो संस्कृति क्या है? तो संस्कृति एक
अमूर्त विरासत है जिसका कोई रूप नहीं होता है, अमूर्त है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। तो संस्कृति में क्या आ जाता है? हमारे रहन सहन, पहनावा, खाने पीने की चीज़ें, भाषा, संगीत, कला, साहित्य, हमारे पर्व त्योहार, ये हमारी संस्कृति है। और सभ्यता क्या होता है? सभ्यता होता है कि हमारे जो भौतिक संसाधन हैं, हम जिनके चारों ओर, या हमारा जीवन जिनके चारों ओर ये रचा बसा होता है, जैसे कि आपके मकान, आपकी गाड़ियाँ, आपकी सड़क, या फिर आधुनिक सभ्यता में हम जो देखते हैं नई नई तकनीकें हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब सभ्यता है। लेकिन संस्कृति क्या है? जो दिखती नहीं है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपके विवाह के समय कुछ लोकल में गाने गाते हैं लोग, और पूरे क्रियाक्रम होते हैं, कार्यकलाप होते हैं, बहुत तरह की रस्में होती हैं, ये सब संस्कृति है। ओके। नेक्स्ट है आपका, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह तो हमने पढ़ा है, पंचायती राज व्यवस्था से है। 1993 में ये संशोधन हुआ था। तो 73वें संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उस अनुसूची में 29 विषय हैं, और वह विषय पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, उनके विकास के कार्य से जुड़े हैं। फिर आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो यह लक्ष्य है 2045 तक। अभी हमारा देश विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। ओके, लगभग 144 करोड़ जनसंख्या हो गई है, और हमने चीन को पीछे कर दिया है। पहले चीन की जनसंख्या बहुत अधिक थी। और हमारे देश ने, हमारी सरकार ने भारत को विकसित देश कब तक बनाने की घोषणा की है? आप मुझे यह उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते हैं आपकी जानकारी में क्या है, कुछ है कि नहीं। फिर है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर हुआ था? तो भाषा के आधार पर किया गया था। फिर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मुख्य आधार है। यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था क्यों लाई गई? ताकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो सके। जो सरकार केंद्र और राज्य स्तर पर चलती है, वह सरकार ग्रामीण स्तर पर भी पंचायती राज के रूप में काम करेगी, ताकि गांव का विकास होगा और व्यक्ति लोकतंत्र के प्रति जागरूक हो सकेंगे, और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हो सकेगी। फिर आपका, कृषि उत्पादन में तेज़ी से होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? कि अधिकतम कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न का उत्पादन करना, जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो सकें, हमको किसी दूसरे देश से किसी भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता ना पड़े, और हम किसानों की आय में वृद्धि करें। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए, मशीनरी का विकास किया जाए, उर्वरकों का विकास किया जाए, हाइब्रिड बीज, जो संकृत बीज हैं, उनका उपयोग किया जाए। ये सब काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा भूमि सुधार होने चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों के शेयर बाजार में बेचे जाने लगते हैं, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विनिवेश, यानी डिसइन्वेस्टमेंट। यानी जब सरकार उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर में बेचने लगती है, निजी लोगों को बेचने लगती है, उद्योगपतियों को बेचने लगती है, उसको बोलते हैं विनिवेश। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा व्हाट्सएप की सुविधा के लिए किस तकनीक से जुड़ना आवश्यक है? तो इसके लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट के बिना यह सब संभव नहीं है। चलिए कुछ अन्य प्रश्नों की भी चर्चा कर लेते हैं। दबाव समूह जनमत को प्रभावित करके सरकार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो दबाव समूह जनमत को प्रभावित करके सरकार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह ऐसे कुछ अनौपचारिक संगठन होते हैं जो सीधे चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन क्या करते हैं, वो जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां होते हैं उनके लिए कुछ मुद्दे उठाकर लाते हैं, और वो कहते हैं कि आप इन मुद्दों को पूरा करवाइए तो हम जनमत के रूप में आपका सहयोग करेंगे।
फिर आपका राजनीतिक दलों के कोई कार्य बताइए। तो ये राजनीतिक दल क्या करते हैं? तो राजनीतिक दल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जाओ। इसके अलावा सरकार बनाने का काम करते हैं और सरकार बनाते हैं। फिर आपका कारपोरेट संस्कृति कैसे कहते हैं? कारपोरेट संस्कृति तो मार्केट में जो भी हमको संस्कृति दिखती है, यानी वहाँ पर कृषि क्षेत्र एकदम अलग हो जाता है। इसके अलावा बिजनेस या नगरीकरण वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसको हम कारपोरेट संस्कृति कहते हैं। यानी वहाँ पर केवल वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक देखने को मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्रक वहाँ पर नहीं रहेगा। विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर है? तो विकसित देश वह होते हैं जहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो चुकी है और वह आधुनिक जो 21वीं सदी की आवश्यकताएं हैं उन पर काम किया जा रहा है, चाहे वो तकनीक पर काम किया जा रहा हो या वैज्ञानिक खोजों पर काम किया जा रहा हो या फिर आविष्कार पर काम किया जा रहा हो, नई नई खोज हो रही हो, शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हों। ओके। फिर है विकासशील देश। विकासशील देश में क्या होता है? तो विकासशील देश में अभी भी रोटी कपड़ा मकान आवास ये सब चीज़ें एवं कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक लोग अपना रोजगार ढूंढते रहते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में ये सब पूरे तरीके से लिप्त रहते हैं। फिर आपका जनसंपर्क हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा किस प्रकार से है? तो जनसंपर्क हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। जैसे कि हम आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और हमको तरह तरह की जानकारियाँ मिलती हैं और डिजिटल मीडिया से कोई भी खबर आती है तो घंटों सेकंडों में हमको पूरी जानकारी मिल जाती है। तो एक जीवन का हिस्सा हो गया है। सुबह से लोग आप देखते होंगे कि अखबार पढ़ते हैं चाय पीते हुए, तो ये भी क्या है? जीवन का हिस्सा है ना। और वो हमको इफेक्ट भी करता है। देश की संसद में क्या हुआ इसको पढ़कर व्यक्ति उस पर चर्चा करने लगता है। फिर उसी तरीके की वह अपनी जो मनोवृत्ति है या किसी भी दल के प्रति सरकार के प्रति छवि बना लेती है। देश में कोई अच्छी बुरी घटना घटती है उससे भी लोग इससे जुड़े होते हैं। फिर देश में छपने वाले कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो ये तो सबको पता होगा। दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, द हिंदू है, इसके अलावा पत्रिका है। ओके। क्रांतिकारी आंदोलन किसे कहते हैं? तो क्रांतिकारी आंदोलन वह आंदोलन होते हैं जो किसी समस्या को जड़ मूल से खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। जैसे 1857 की क्रांति, ये भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था। सामाजिक आंदोलन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो सामाजिक आंदोलन जो होता है वह समाज के किसी बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करके किसी समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास करता है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन तब माना जाएगा जब उसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हों जो उससे प्रभावित हैं या जो उस समस्या को दूर करना चाहते हैं। ओके। फिर आपका भारत में जनसंख्या नियंत्रण के कोई 2 उपाय बताएं। तो भाई जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा? तो पहले तो लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा कि अधिकतम जनसंख्या हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि आपके पास संसाधन तो सीमित है ना। आपके पास कम संसाधन होंगे, जनसंख्या अधिक होगी तो आपके लिए गरीबी का कारण बन जाएगा। जैसे जिस घर में 4 लड़के हों तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी 4 लोगों में डिवाइड हो जाएगी और वो वह घर गरीबी स्थिति में पहुंच जाएगा। अगर एक बच्चा है तो उसको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया जा सकता है, उसकी दवाई वगैरह स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन भीड़ में ऐसा संभव नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो पितृसत्तात्मक सोच है कि लड़का ही होना चाहिए, लड़कियों के बाद लड़का उनको ज़रूरी लगता है, तो फिर उसके चक्कर में कई बार अधिक लड़कियां पैदा हो जाती हैं और उसके चक्कर में जनसंख्या बढ़ती जाती है। जनजातीय समुदाय किसे कहते हैं? तो जनजातीय समुदाय क्या होता है?
जिनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन कुछ अलग रहता है लोगों से, और वो अधिकतर जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा वह प्रकृति से बहुत जुड़ाव रखते हैं। ओके, इसको वह जनजाति समुदाय कहते हैं, जैसे कि आदिवासी समुदाय है, भील समुदाय है, सहारिया समुदाय है, भारिया समुदाय है। ओके, फिर है अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। तो अदृश्य हाथ का मतलब होता है कि सरकार ऐसे काम करे कि वह केवल जो समाज चल रहा है, जो सरकार जो अर्थव्यवस्था के संसाधन चल रहे हैं उसमें हस्तक्षेप ना करे, और वह केवल रेगुलेट करे, वह केवल मैनेज करे, प्रबंधन करे। प्रत्येक जगह राज्य हस्तक्षेप ना करे, उसको बोलते हैं अदृश्य हाथ। जैसे कि किसी को कहीं उद्योग लगाना है तो उसको लगाने दो, मार्केट कहीं लगाना है तो मार्केट लगाने दो, कोई अस्पताल खोलनी है तो उसको खोलने दो। हाँ, लेकिन वह हाथ जो सरकार का है इतना ध्यान जरूर दे कि वह जो उद्योग लगा रहा है वह पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, वहाँ के लोकल लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। तो ये आदर्श हाथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया दिया था? तो ये दिया था एडम स्मिथ ने। ओके, आज के लिए इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और कमेंट ज़रूर करें जो आपको अच्छा लगा हो। कोई सुधार चाहते हैं तो उसको बताएं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।